एक सीरियल किलर जो अनजाने में एक डॉन से भिड़ गया और उसके बाद जो उसका हाल होता है वो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। एंड आज हम एक्सप्लेन करेंगे द गैंगस्टर द कॉप द डेविल। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक नेशनल हाईवे से, जहां एक सीरियल किलर अपने शिकार का पीछा कर रहा था और आगे जाकर उसकी कार को ठोक देता है। ये इंसान इसे कुछ कहने के बजाय सबसे पहले डैमेज की फोटो क्लिक करने लगता है ताकि उसको इंश्योरेंस क्लेम में मदद मिल सके। ये किलर पहले तो इसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन जब ये नहीं मानता तो उसको एक चाकू से मार डालता है। तभी कहानी घूमती है एक पुलिस अफसर पर जो कि वारदात वाली जगह का मुआयना करने आया था और इसकी नजर पीछे डैमेज वाले हिस्से पर पड़ती है। सबूत के तौर पर ताइसुक इसका फोटो ले लेता है। इसके बाद कहानी घूमती है तीसरे रोल डोंगसू पर, जो कि अपने दुश्मन गैंग के लीडर के साथ मीटिंग करने यहाँ आया था। अभी ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी इन दोनों के चेले इस लड़ाई में कूद पड़ते हैं। डोंगसू को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसलिए वो पहले अपने आदमी को मुक्का मारकर गिरा देता है और फिर दुश्मन गैंग के बंदे के मुंह से दांत निकालकर ग्लास में डालता है और कहता है कि जब दो बड़े बात करते हैं तो बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। डोंगसू का ये रूप देखकर इसका दुश्मन भी डर जाता है और डोंगसू के कहने पर वो उसी ग्लास की वाइन पी जाता है जिसमें उस बंदे के दांत थे। साथ ही ये डील भी फिक्स कर लेता है। इधर ताइसुक पुलिस स्टेशन में अपने सीनियर्स को कुछ पिक्चर्स दिखाता है और कहता है कि शहर में कुछ समय से ऐसे ही मर्डर्स हो रहे हैं। ये सब सबूत इस बात को जाहिर करते हैं कि मर्डर करने वाला कोई सीरियल किलर है। लेकिन सीनियर ताइसुक की बात पर ध्यान नहीं देता, बल्कि गुस्सा होकर उसे बाहर निकाल देता है। इधर हमें डोंगसू दिखाई देता है जो डील फिक्स करने के बाद कार में जा रहा था कि तभी पीछे से दूसरी कार उसे ठोक देती है। बाहर निकलकर डोंगसू को सब कुछ नॉर्मल लगता है, इसलिए वो उसे जाने देता है और जैसे ही कार में बैठता है तभी ये शख्स इस पर चाकू से हमला कर देता है। ये वही किलर है जो सबका खून कर रहा था, लेकिन डोंगसू इसके काबू में नहीं आता, इसलिए किलर खुद ही सीने में चाकू खाने के बाद इससे बचकर भाग निकलता है। इसके बाद डोंगसू को अस्पताल ले जाया जाता है। डोंगसू की यह हालत देखकर इसके आदमियों को लगता है कि यह दुश्मन पार्टी का काम है, इसलिए वो उन पर हमला कर देते हैं। वहीं ये किलर अस्पताल में जाने के बजाय खुद ही स्टेपलर से सीने पर टाके लगाता है और एक बुजुर्ग के कपड़े छीनकर खुद पहन लेता है। अगले दिन जब डोंगसू को होश आता है तो ये बताता है कि वो दुश्मन गैंग से नहीं है, बल्कि कोई अलग ही इंसान था। डोंगसू से तलाशने को ऑर्डर देता है, साथ ही उसकी कार का नंबर भी बता देता है। जांच पड़ताल के लिए ताइसुक डोंगसू के पास आता है और उससे पूछता है कि तुमने इस बारे में पुलिस को क्यों नहीं बताया। इस पर डोंगसू कहता है कि पुलिस से ज्यादा जानकारी तो मुझे रहती है। ये सुनकर ताइसुक यहाँ से चला जाता है, लेकिन सबूत के तौर पर डोंगसू की डैमेज्ड कार का फोटो ले लेता है। डोंगसू उस किलर का स्केच तैयार करवाता है और पुलिस से पहले उसे ढूंढने के लिए कहता है। इधर ये किलर एक ट्रक से ड्राइवर को मारकर उसका ट्रक हथिया लेता है, लेकिन बाद में उसे दूसरा शख्स भी दिखता है जिसे मारने के बाद उसका चाकू गलती से सड़क पर पड़ा रह जाता है। ताइसुक बहुत ही समझदार था, वो ये समझ चुका था कि डोंगसू पर भी उस किलर ने अटैक किया था, इसलिए वो डोंगसू से मिलना चाहता था, पर वो मिल नहीं पाता है। इसलिए ताइसुक डोंगसू से मिलने के लिए उसके कुछ अड्डों पर रेड डलवा देता है और आखिरकार डोंगसू से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। ताइसुक कहता है कि तुम्हारे ऊपर सीरियल किलर ने हमला किया था। खैर ये बात डोंगसू जानता था। इस हमले के बाद डोंगसू की दादागिरी और खौफ बहुत कम हो गया था, इसलिए डोंगसू ने ठान लिया था कि अब तो इसे पकड़ना ही है। डोंगसू के आदमियों को किलर की कार और उसका चाकू मिल जाता है, जिसकी खबर डोंगसू ताइसुक को भी दे देता है, क्योंकि ताइसुक के पास उसके खिलाफ कुछ सबूत थे। डोंगसू ताइसुक के साथ डील फिक्स करता है कि जिसे वो किलर पहले मिला वो उसी का हो जाएगा। दोनों तैयार तो थे, लेकिन प्लानिंग अलग अलग थी। डोंगसू से मारना चाहता था, वहीं ताइसुक उसे गिरफ्तार करके कानून के हवाले करना चाहता था। डोंगसू के कहने पर ताइसुक किलर का स्केच और चाकू लेकर डोंगसू के दूसरे फार्म हाउस पर जाता है, जहां उसके आदमियों को स्केच और कार मिली थी। ताइसुक यहीं से डीएनए लेकर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। इधर डोंगसू अपने दुश्मन जो कि शुरुआत में दिखा था उसे मारने के लिए अपने आदमी भेज देता है, क्योंकि डोंगसू की घटती पॉपुलैरिटी और खौफ का वो फायदा उठा रहा था, जो डोंगसू को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। डोंगसू यहाँ चालाकी दिखाता हुआ वही चाकू देता है जो कि सीरियल किलर का था, ताकि नाम सीरियल किलर का आए, उसका नहीं। डीएनए की रिपोर्ट से इन सबको पता चलता है कि इन मर्डरर्स का एक ही कनेक्शन है। अब पूरा पुलिस डिपार्टमेंट उस किलर को ढूंढने लग जाता है। ताइसुक गुस्से में डोंगसू के पास जाता है और उसके साथ झगड़ने लगता है, क्योंकि वो जान गया था कि उसने ही अपने दुश्मन को मारा था, लेकिन उसने किलर का चाकू इस्तेमाल किया। डोंगसू भी उसे अच्छे से सबक सिखाता है और कहता है मैंने ऐसा क्यों किया, इसका पता तुम्हें जल्दी लग जाएगा। एक दिन जब किलर रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था तब उसे पता चलता है कि उसके चाकू से किसी ने खून कर दिया है। अपने नाम का गलत फायदा उठता देख वो गुस्से में आ जाता है और लीडर के फ्यूनरल में पहुंचता है, जहां उसे डोंगसू दिखता है।
जिसे देखकर उसे पास्ट याद आता है। लीडर के आदमी को वो एक नोट देता है जिसमें लिखा था कि मेरे चाकू से तुम्हारे लीडर को मारा गया था, लेकिन ये खून मैंने नहीं किया। साथ ही वो उस आदमी को डोंगसू का नाम बताकर वहां से चला जाता है और इस रात वो एक और खून कर देता है। इधर ताइसुक और डोंगसू एक साथ इस किलर की खोज करने निकलते हैं, जहां कार पर उन्हें एक फिंगरप्रिंट मिलता है। इससे पहले कि वो इसके बारे में कुछ जान पाते, एक विरोधी टीम का आदमी इन पर हमला कर देता है, जिसे ये दोनों मार डालते हैं। कुछ समय के बाद जब इन्हें इस फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट मिलती है तो ताइसुक को पता लगता है कि इस बंदे की गुमशुदगी की रिपोर्ट तो थाने में पहले से ही दर्ज है। इसका पता लगाने के लिए वो इसके घर जाता है। इस घर में हर एक चेम्बर, दवाई की शीशियां और उसकी फैमिली फोटो थे। यहाँ उसे वही शख्स का फोटो मिलता है जिसका स्केच डोंगसू ने बनाया, यानी यही किलर था। ये देख ताइसुक इसकी हर एक जानकारी इकट्ठा करने चल देता है। इधर डोंगसू एक मीटिंग में था, लेकिन कोई भी उसकी बातों को सीरियसली नहीं ले रहा था, बल्कि सामने वाली एक पार्टी की बातों पर डोंगसू हंसने लगता है, लेकिन फिर गुस्से में उसके मुंह पर थप्पड़ों की बरसात कर देता है। इसी बीच ताइसुक को डिपार्टमेंट से एक वॉइस रिकॉर्डिंग मिलती है, जिसे वो डोंगसू को सेंड करता है और इन्हें पता चल जाता है कि यही वो सीरियल किलर है। ताइसुक को पता चलता है कि आखिर वो क्यों एक के बाद एक खून कर रहा है। दरअसल बचपन में उसके पिता उसको काफी टॉर्चर करते थे, जिस वजह से वो मेंटली डिस्टर्ब था। किलर को ढूंढने के लिए डोंगसू ताइसुक के साथ साथ अपने सभी चेलों को उसकी फोटो देकर उसे तलाश करने पर लगा देता है, लेकिन चप्पा चप्पा देखने के बाद भी उन्हें ये किलर नहीं मिलता। एक दिन डोंगसू बारिश में छाता लिए खड़ा कार खराब होने की वजह से बस का इंतजार कर रहा था और इधर एक लड़की बारिश में भीग रही थी, जिसे देखकर डोंगसू उसे अपना छाता दे देता है। पहले तो ये लड़की थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन फिर नॉर्मल हो जाती है और तभी यहाँ ताइसुक आ जाता है, जो कि इस लड़की से कहता है कि तुम्हें ऐसे किसी की भी कोई चीज नहीं लेनी चाहिए, कहीं वो कोई क्रिमिनल ना हो। इस पर लड़की कहती है कि मुझे तो आप क्रिमिनल लगते हैं। ये सुनकर डोंगसू हंसने लगता है और ये लड़की डोंगसू को थैंक्स बोलकर बस में चली जाती है। इसी बस में किलर भी बैठा था। शाम को जब डोंगसू अपने साथियों के साथ डिनर कर रहा था, तब न्यूज में एक लड़की के मर्डर के बारे में पता चलता है। छाता देखकर डोंगसू समझ जाता है कि सुबह वाली लड़की को किलर ने मार दिया है। ये देखकर डोंगसू तय करता है कि अब वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो अपने आदमियों को लेकर एक गली में उसे ढूंढता है और फिर एक होटल में भी जाता है, जहां उसे पता चलता है कि वो किलर इसी होटल में रुका है। ये सुनकर डोंगसू उसे पकड़ने का प्लान बनाता है और जब ये किलर इस होटल के पास आता है तो उसे एक अलग ही सन्नाटा महसूस होता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। इसलिए वो कार को बिना रोके यहाँ से ले जाने लगता है। ये देखकर डोंगसू और उसका आदमी और ताइसुक उसका पीछा करने लगते हैं और ये तीनों अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। ये किलर डोंगसू के आदमी को मार देता है, लेकिन जाते जाते वो डोंगसू को बताता है कि मैंने उसे जख्मी कर दिया है, उसका खून बह रहा है। खून के निशान को फॉलो करके डोंगसू बार में पहुंच जाता है, जहां उसे महसूस होता है कि गाना गाने वाली लड़की दबाव में गा रही थी। वो डोंगसू को इशारे में बताती है कि किलर अंदर ही है। डोंगसू भी दबे पांव जाकर उसे पकड़ लेता है और उसे फार्म हाउस ले जाता है। इधर ताइसुक भी जान गया था कि किलर डोंगसू के हाथ लग चुका था, इसलिए वो डोंगसू को फोन करके कहता है कि इसे तुम कानून के हवाले कर दो, लेकिन डोंगसू उसे शर्त याद दिलाकर फोन काट देता है और फिर किलर की खातिर तवाजी करता है। लेकिन ये किलर कुछ बताने के बजाय हंसता रहता है। ये देखकर डोंगसू उसके टुकड़े टुकड़े करने की सोचता है और उससे आखिरी बार पूछता है कि तुमने उस बच्ची को क्यों मारा। जवाब न मिलने पर वो जैसे ही उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, वैसे ही ताइसुक यहाँ कार लेकर आता है और उसे टक्कर मार देता है और ताइसुक किलर को लेकर यहाँ से पुलिस स्टेशन जाता है। ताइसुक के साथ किलर को देखकर सब ताइसुक की तारीफ करते हैं और फिर ताइसुक इसे जेल में बंद कर देता है। अगले दिन ताइसुक डोंगसू के सभी ठिकानों पर रेड पड़वाता है, लेकिन डोंगसू शांत रहता है क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ उसी लड़की का मर्डर घूम रहा था। वो बस किलर को खत्म करना चाहता था। इधर अब ताइसुक किलर को जुर्म कबूल करने के लिए कहता है, लेकिन ये किलर अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अपने फिंगरप्रिंट को बदल लेता है, क्योंकि किलर को मेडिकल फील्ड की काफी अच्छी जानकारी थी। कुछ भी जवाब न मिलने पर ताइसुक भी भड़क जाता है और किलर को मारने लगता है, लेकिन किलर कुछ भी ना बताने का फैसला करता है। ये सब देखकर ताइसुक डोंगसू के पास जाता है और कहता है कि अगर हमें किलर के खिलाफ कुछ भी सबूत नहीं मिले तो वो बच जाएगा। ये सुनकर डोंगसू पहले तो उसके ऊपर अपना गुस्सा निकालता है और फिर कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम बीच में नहीं आते तो वो कब का मर चुका होता। ताइसुक कहता है कि आप पुरानी बातों को छोड़ो और कुछ नया सोचो। डोंगसू उसे यहाँ से भगा देता है और एक नया प्लान बनाता है। अगले दिन किलर को कोर्ट के सामने पेश किया जाता है। यहाँ पर किलर सफाई पेश करते हुए कहता है कि मैं लोगों से कम मिलता हूँ, कम बात करता हूँ, क्योंकि मेरे पिता ने मुझे बहुत टॉर्चर किया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझ पर किलर होने का इल्जाम लगाया जाए। कोई भी सबूत न मिलने की वजह से विक्टिम के पेरेंट्स रोने लगते हैं। इसी बीच वकील एक विक्टिम को बुलाने के लिए कहता है जिस पर किलर ने अटैक किया था, लेकिन वो बच गया।
और फिर एंट्री होती है डोंगसू की। डोंगसू जज को बताता है कि इसने ही लोगों को मारा था और मुझ पर भी हमला किया था। इस पर किलर का सरकारी वकील कहता है कि हम एक माफिया की बातों को सच कैसे मान सकते हैं। गुस्से को काबू में रखकर डोंगसू कहता है कि ये सब तुम्हारी फैमिली के संग होता तो तुम्हें पता चलता। किलर अंदर ही अंदर खुश था क्योंकि उसके खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं थे। लेकिन डोंगसू कोर्ट के सामने स्केच पेश करता है और कहता है कि हमले के बाद ये मैंने बनवाया था, और फिर वो लेटर दिखाता है जिस पर लिखा था कि मेरे चाकू से हमला हुआ था, और आगे के शब्द डोंगसू ने फाड़ दिए जो थे कि मैंने नहीं किया। इसके बाद डोंगसू अपने कपड़े उतारकर अपने घाव दिखाता है जो कि किलर के दिए हुए थे। साथ ही वो ये भी बताता है कि उस रात मैंने अपने बचाव में इस किलर के सीने पर भी वार किया था और निशान अब भी मौजूद होगा, और ऐसा ही होता भी है। ये सब देखकर किलर को मौत की सजा दी जाती है और डोंगसू की सजा को कम कर दिया जाता है क्योंकि उसने आत्मसमर्पण कर दिया था। डोंगसू की गवाही से ताइसुक को भी फिर से पुलिस डिपार्टमेंट में जगह मिल जाती है क्योंकि उसने किलर को पकड़ने में काफी मदद की थी, इसलिए डिपार्टमेंट में ऊंची पोस्ट और काफी इज्जत दी जाती है उसे। लास्ट में हमें एक कैदी जेल में आता हुआ दिखता है जिसे देखकर सब अपना सिर झुका लेते हैं। इसी जेल में किलर भी था जो इसे देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि ये कैदी कोई और नहीं बल्कि डोंगसू ही था। यहाँ कहानी घूमती है पास्ट में जब ताइसुक डोंगसू से मदद मांगने के लिए आया था। तब डोंगसू ने कहा था कि तुम मुझे उसी जेल में भेजोगे जिसमें वो किलर होगा, और फिर आखिर में डोंगसू हाथ में रस्सी लिए उसके पास जाने लगता है जहाँ किलर नहा रहा था। वो डोंगसू को देखकर समझ जाता है कि खेल खत्म। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको मूवी का लिंक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।